लॉ कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? डोंट वरी, यहाँ सब कुछ मिलेगा सिंपल और क्लियर वे में। वेलकम टू लॉ टॉक विद रश्मि, वेयर लॉ बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीएनएस का इंट्रोडक्शन देखा था और सेक्शन 1 को डिस्कस किया था। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेशन के सेक्शन को, जो कि है सेक्शन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्लॉज 1, जो कि है एक्ट की डेफिनेशन। इट सेज एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। इसका मतलब ये है कि जो ये वर्ड है एक्ट, इसमें सिर्फ सिंगल एक्ट की बात नहीं की गई है, इसमें सीरीज ऑफ एक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। और जो बीएनएस का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 4 है, उसको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को हमेशा समझा जाता है। इसका मतलब है कि जो एक्ट है वो इलीगल ओमिशंस को भी इंक्लूड करता है और उस पर भी एक्सटेंड होता है। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में भी ये बताया गया था कि एक्ट का मतलब कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, बट सीरीज ऑफ एक्ट को भी इंक्लूड किया जाता है टर्म एक्ट में। सेकेंड डेफिनेशन आती है हमारी एनिमल की। इट मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अलावा और कोई लिविंग क्रिएचर है, उसको एनिमल की डेफिनेशन में रखा जाएगा। इस डेफिनेशन का इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ना ही ये इतनी ज़्यादा पूछी जाती है। अब आती है हमारी थर्ड डेफिनेशन, चाइल्ड की डेफिनेशन। इट मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये सेक्शन हमें समझाता है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, अगर वो 18 साल से नीचे के हैं तो वो चाइल्ड की डेफिनेशन में ही फॉल करेंगे। ये जो टर्म चाइल्ड है, इसे बीएनएस में न्यूली ऐड किया गया है। इसके पहले आईपीसी में कहीं भी अलग से चाइल्ड को डिफाइन नहीं किया गया था। हालांकि माइनर टर्म का यूज होता था, बट कहीं भी डिफाइन नहीं था। इसलिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। अब आती है हमारी फोर्थ डेफिनेशन, काउंटरफीट। ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और थोड़ी सी ट्रिकी लग सकती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि किसी एक थिंग को किसी दूसरे थिंग से रिजेंबल करना, मतलब कि वो देखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसी लगे, और इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है? तो इस रिजेम्बलेंस के पीछे उनका इंटेंशन है कि वो किसी को डिसीव कर सके, मतलब कि किसी के साथ धोखाधड़ी कर सके, या फिर उन्हें इस बात की नॉलेज है, उन्हीं की ने जिन्होंने वो काउंटरफीट किया है, उन्हें इस बात की नॉलेज है कि इस रिजेम्बलेंस की वजह से जो डिसेप्शन है उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। जैसे कि ए है, उसने कुछ काउंटरफीट कॉइन्स बना लिए। अब उसने क्या किया, बी को वो काउंटरफीटेड कॉइन्स जो थे वो दे दिए। बी को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कॉइन्स के बारे में, तो उसने भी क्या किया, उसने वो कॉइन्स जो थे वो आराम से ए से ले लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो रिजेंबल कर रहे थे इस तरह से कि उसको पता ही नहीं चला, और ए ने बी के साथ इसी तरह से बहुत इजीली डिसेप्शन कर दिया। तो ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी रिजेम्बलेंस जो है, उसे काउंटरफीट बोला जाएगा। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशंस भी आते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। तो ये कहता है कि जो काउंटरफीट है उसका एसेंशियल है, कि ज़रूरी नहीं है कि जो इमिटेशन किया गया है, जो रिजेम्बलेंस किया गया है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। अब हमारा है एक्सप्लेनेशन 2। When a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that a person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception, or knew it to be likely that deception would thereby be practiced. इसका मतलब है कि जब ऐसा कोई रिजेम्बलेंस किया जा रहा है कि जिससे क्या हो रहा है, कोई पर्सन है वो डिसीव हो सकता है, तो ऐसे में ये शैल प्रिजम्पशन होगा कि
जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो जाता कि जिस पर्सन ने वो रिजेम्बलेंस किया है उसकी कोई अलग इंटेंशन थी, तब तक ये माना जाएगा कि हाँ, उसने डिसेप्शन प्रैक्टिस करने के इंटेंशन से ही ऐसा रिजेम्बलेंस कॉज किया है। हम एक केस देख लेते हैं जो कि एक्सप्लेनेशन 1 से रिलेटेड है। के हासिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये 2005 का केस है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो काउंटरफीट आईपीसी के सेक्शन 28 में बताया गया है, उसका मतलब है कि जो काउंटरफीट किया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ही हो। और ये थी हमारी काउंटरफीट की पूरी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और फिर अपने बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से बहुत इजीली रीड कीजिएगा, तो आपको ये काउंटरफीट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारी आज की लास्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो है कोर्ट की डेफिनेशन। इट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोई जज या बॉडी ऑफ जजेस जो है, जो कि जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, वो कोर्ट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। और यहाँ पे कोर्ट का मतलब कोई प्लेस या बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे वो जुडिशियल एक्ट हो रहा है, बल्कि यहाँ पे जो कोर्ट की मीनिंग है वो जज और बॉडी ऑफ जजेस से रिलेटेड है, जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मैंने बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस को कवर नहीं किया है, सो दैट आपको जो लेक्चर है वो बोरिंग ना लगे और आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, इसके लिए अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। आज का वीडियो देखने के लिए और मुझे अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।